देश की राजनीति में एक बार फिर गांधी नाम सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि आचरण, विचार और सियासी ईमानदारी का है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा तीखा हमला बोला है जिसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को असहज कर दिया है। मनरेगा के नाम को लेकर उठे विवाद के बीच तेज प्रताप ने सीधे राहुल गांधी के गांधीवादी होने के दावों पर सवाल दागते हुए कहा है कि नाम के आगे गांधी जोड़ लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। दर्शकों, तेज प्रताप के सवाल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने जीवन शैली, प्रतीकों और सिद्धांतों के टकराव को सामने रखते हुए बुलेट मोटरसाइकिल, जीन्स टी शर्ट और सादगी के गांधीवादी आदर्शों की तुलना कर दी। यह हमला सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं बल्कि उस राजनीति पर था जो विचारधारा की जगह प्रतीकों के सहारे चलती है। तो वही दर्शकों, इधर बिहार की सियासत में भी हलचल कम नहीं है। आरपी सिंह की संभावित वापसी और उस पर जेडीयू नेताओं के तीखे तंज यह संकेत दे रहे हैं कि सत्ता और सिद्धांत की लड़ाई नए मोड़ पर है। सवाल बड़ा है, क्या राजनीति में गांधी सिर्फ नाम रह गए हैं या उनके मूल्य आज भी कसौटी बनेंगे? दर्शकों, आपको बता दें कि देश की राजनीति में गांधी के नाम, विचार और विरासत पर एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का सीधा और तीखा हमला है, तो दूसरी ओर बिहार की सियासत में आरपी सिंह की संभावित वापसी को लेकर जेडीयू और एनडीए खेमे में बयानबाजी तेज हो गई है। नाम, नियत और नीतियों की इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप के कई सियासी रंग सामने आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राजनीति में जब गांधी बोला जाता है तो बात सिर्फ एक नाम की नहीं बल्कि एक विचार, एक जीवन दर्शन और एक नैतिक कसौटी की होती है। लेकिन बुधवार 21 जनवरी 2026 को इसी गांधीवाद को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा सवाल दागा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने को महात्मा गांधी का अपमान बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नाम के आगे गांधी जोड़ लेने से कोई गांधीवादी नहीं बन जाता। इसके बाद उन्होंने प्रतीकों और आचरण के बीच फर्क को सामने रख दिया। तेज प्रताप ने तीखे लहजे में पूछा, क्या महात्मा गांधी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते थे? क्या वे जीन्स और टी शर्ट पहनते थे? दर्शकों, तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी सादगी, आत्मनिर्भरता और खादी के प्रतीक थे। चरखा सिर्फ एक औजार नहीं था बल्कि स्वावलंबन का संदेश था। ऐसे में अगर कोई नेता गांधी के नाम की राजनीति करता है तो उसे अपने जीवन में भी उसी सादगी और अनुशासन को उतारना चाहिए। उनके मुताबिक भाषणों में गांधी को याद करना आसान है, लेकिन जीवन शैली में गांधी को अपनाना असली परीक्षा है। ऐसे में दर्शकों, तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया कि वे जिन आदर्शों की बात करते हैं खुद उनका पालन नहीं करते। उन्होंने कहा है कि बिना व्यक्तिगत आचरण के प्रतीकात्मकता केवल पाखंड बनकर रह जाती है। यह बयान सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं था बल्कि इंडिया अलायंस के भीतर बढ़ती खटास का भी संकेत माना जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं खासकर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसके उलट उनकी कुछ गतिविधियां बीजेपी और एनडीए नेताओं के प्रति नरमी और नजदीकी का संदेश भी दे रही है। मकर संक्रांति के मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर उनकी मौजूदगी और साथ में फोटो सेशन ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी। हालांकि एनडीए में शामिल होने के सवाल पर दोनों नेताओं ने यही कहा, समय आने पर ही घोषणा होगी। तो वही दर्शकों, इधर बिहार की राजनीति में एक और नाम चर्चा के केंद्र में है। खबरें हैं कि वे जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है जो काफी तल्ख माना जा रहा है। बता दें कि बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा है कि टीवी पर दिखने से कोई पार्टी में शामिल नहीं हो जाता। उन्होंने याद दिलाया कि आरपी सिंह ने कभी नीतीश कुमार को बीमार और अक्षम बताया था। यही नहीं, जिस पार्टी में वे बाद में गए वहां के नेता दावा कर रहे थे कि जेडीयू अगर 25 सीट भी ले आए तो बड़ी बात होगी। ऐसे में दर्शकों, श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि कल तक संन्यास की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार को फिनिश करने में लगे थे और आज जरूरत पड़ गई कि उनके साथ आना चाहते हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों की जेडीयू को आखिर जरूरत क्या है। तो वही जब उनसे पूछा गया कि आरपी सिंह के लिए पार्टी का दरवाजा खुला है या बंद, तो मंत्री ने साफ किया कि यह फैसला बड़े नेता करेंगे, लेकिन विचारधारा और निष्ठा पर सवाल तो बने ही रहेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी जाने, फिर अपनी पार्टी बनाने और बाद में जनसुराज में जाने के बाद जब राजनीतिक जमीन नहीं बची, तब फिर से नीतीश कुमार की ओर देखने की मजबूरी पैदा हुई। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में इन बयानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में गठबंधनों की दिशा, नेताओं की निष्ठा और गांधी के नाम पर होने वाली राजनीति, तीनों पर बहस और तेज होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजनीति में प्रतीकों की जगह सिद्धांत लेंगे या फिर बयानबाजी ही सबसे बड़ा हथियार बनी रहेगी। तेज प्रताप यादव के हमले हो या आरपी सिंह को लेकर जेडीयू के तीखे तंज, राजनीति के इस शतरंज में हर चाल दुर्गामी संकेत दे रही है। अब देखना यह होगा कि ये बयान सिर्फ सुर्खियां बनते हैं या सियासी समीकरणों की तस्वीर भी बदलते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। मेयर चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा झटका लगा है जिसने बीएमसी की सत्ता की बिसात को हिलाकर रख दिया है। जिस वक्त शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मेयर की कुर्सी के लिए रणनीति बना रही थी, उसी वक्त वार्ड नंबर 157 से जीत दर्ज करने वाली पार्षद सरिता मस्के के पार्टी छोड़ने की खबरों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अगर सरिता शिंदे गुट का दामन थामती है तो बीएमसी में उद्धव गुट की संख्या घटेगी ही, साथ ही उनकी राजनीतिक मजबूती पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। यह झटका सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। कल्याण डोंबिवली में पहले ही 4 नगर सेवकों की बगावत से ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ चुकी है। ऊपर से राज ठाकरे की MNS का एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला सियासत के पुराने रिश्तों और नई मजबूरियों की कहानी खुद बयां कर रहा है। और अब सबकी नजरें टिकी है 22 जनवरी पर, जब महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद का आरक्षण तय होगा। लॉटरी सिस्टम से निकलने वाला एक नाम तय करेगा कि कौन सत्ता के करीब पहुंचेगा और कौन सियासी किनारे पर धकेल दिया जाएगा। मुंबई से कल्याण तक हर चाल, हर चेहरा और हर संख्या इस वक्त सत्ता की सबसे बड़ी जंग का हिस्सा बन चुकी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई से लेकर कल्याण डोंबिवली तक महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त करवट पर करवट बदल रही है। मेयर चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा झटका लगा है जिसने बीएमसी के सत्ता समीकरणों में हलचल मचा दी है। सवाल ये नहीं कि झटका लगा है या नहीं, सवाल ये है कि ये झटका कितना बड़ा साबित होगा। जानकारी दे कि मुंबई के वार्ड नंबर 157 से बीजेपी को मात देने वाली शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की पार्षद सरिता मस्के अब ठाकरे गुट से दूर जाती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरिता जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीएमसी में उद्धव गुट की ताकत 65 से घटकर 64 पर आ जाएगी। संख्या भले ही एक कम हो, लेकिन मेयर चुनाव से पहले इसका सियासी असर कहीं ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सरिता मस्के वही नाम है जिन्होंने वार्ड नंबर 157 में बीजेपी की आशा ताइडे को हराकर ठाकरे गुट को अहम जीत दिलाई थी। लेकिन अब वही जीत ठाकरे गुट के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। ऐसे में दर्शकों, इन अटकलों को और हवा तब मिली जब सेना भवन में हुई यूबीटी पार्षदों की अहम बैठक में सरिता मस्के नदारद रही। इसी बैठक में किशोरी पेडनेकर को बीएमसी में पार्षद दल का नेता चुना गया। किशोरी पेडनेकर जो खुद बीएमसी की मेयर रह चुकी है और वार्ड नंबर 194 से दोबारा जीत दर्ज कर चुकी है, उन्हें नेतृत्व की कमान सौंपी गई। लेकिन बैठक से एक पार्षद की गैरहाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में दर्शकों, मुंबई की इस हलचल से पहले भी उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका कल्याण डोंबिवली में लग चुका है। वहां शिवसेना यूबीटी के 11 में से 4 नगर सेवकों ने चुने जाने के तुरंत बाद बगावती सुर अपना लिया। चर्चा है कि इन चारों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि बचे हुए 7 नगर सेवक उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो एकजुट है, भले ही सत्ता के लिए फोन आ रहे हो। इन नगर सेवकों का साफ कहना है कि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देश के बाद ही लिया जाएगा और अगर सत्ता नहीं मिली
तो महापालिका में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने बगावत करने वाले 4 नगर सेवकों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। साफ संदेश है कि पार्टी लाइन से हटने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम उठापटक के बीच गुरुवार यानी 22 जनवरी का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य की सभी 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम के जरिए आरक्षण का फैसला होगा और इसके बाद ही सभी दल अपने अपने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। यानी असली राजनीतिक चालें अब आरक्षण के बाद ही सामने आएंगी। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएनएस ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया है। मेयर चुनाव से पहले एमएनएस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि कुछ समय पहले ही सालों की दूरी के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए थे। दर्शकों, आपको बता दें कि एमएनएस के इस कदम पर उद्धव गुट की प्रतिक्रिया भी सामने आई। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अनिल परब ने साफ शब्दों में कहा है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों के फैसलों पर टिप्पणी नहीं। अनिल परब ने गणित भी साफ किया। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कुल 122 सीटें हैं और मेयर बनाने के लिए 62 का जादुई आंकड़ा चाहिए। चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 52 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अभी भी 10 सीटें कम हैं। ऐसे में दर्शकों, एमएनएस की 5 सीटें जोड़ने के बाद भी आंकड़ा सिर्फ 57 तक पहुंचा है, जो बहुमत से कम है। ऐसे में बाकी सीटों के लिए जोड़ तोड़ तेज हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि अन्य दलों के पार्षदों से संपर्क किया जा रहा है ताकि सत्ता का रास्ता साफ किया जा सके। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना बीजेपी के बिना ही सत्ता के समीकरण साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में तस्वीर साफ है। मुंबई में 1 सीट का झटका, कल्याण डोंबिवली में बगावत, एमएनएस का चौंकाने वाला फैसला और आरक्षण का इंतजार। मेयर की कुर्सी अभी खाली है, लेकिन उस पर बैठने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बीएमसी चुनाव के नतीजों के साथ ही मुंबई की राजनीति एक बार फिर सुलग उठी है। जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सियासी तीर कमान तन गई। बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा एक बैनर अब सिर्फ पोस्टर नहीं रहा, वो बन गया है महाराष्ट्र की राजनीति का नया संकेतक। बीजेपी के उस संदेश ने जिसमें मराठी मुंबईकर हिंदुत्व और विकास को जीत का प्रतीक बताया गया है, ऐसे में दर्शकों सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। बता दें कि ये वही मराठी अस्मिता है जिसे चुनाव के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और मनसे ने हथियार बनाया था। आरोप लगे कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो रही है कि मेयर मराठी नहीं होगा, और अब उसी नैरेटिव को पलटते हुए बीजेपी ने जीत को मराठी गौरव से जोड़ दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मुंबई की बैनर पॉलिटिक्स के साथ साथ विदर्भ के अकोला में सत्ता की सियासी शतरंज भी बीत चुकी है। कोई स्पष्ट बहुमत नहीं, हर चाल निर्णायक है और इस पूरे खेल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनकर उभरी है किंग मेकर। तो सवाल बड़ा है, क्या ये बैनर सिर्फ जीत का जश्न है या आने वाले सियासी तूफान का ट्रेलर? मुंबई से अकोला तक महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है, यही बताएंगे दर्शकों हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दे कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई की सियासत फिर उबाल पर है। जीत का जश्न अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि सियासी संदेशों और प्रतीकों की जंग में बदल चुका है। इसी जंग की सबसे तेज तस्वीर सामने आई बांद्रा से, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर बीजेपी की ओर से लगाया गया एक बैनर महाराष्ट्र की राजनीति का नया फ्लैश पॉइंट बन गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगे बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मराठी जीता, मुंबईकर जीता, हमारा हिंदुत्व जीता और विकास जीता है। धन्यवाद मुंबई, धन्यवाद महाराष्ट्र। दर्शकों, ये सिर्फ धन्यवाद नहीं था, ये सीधा राजनीतिक संदेश था। बैनर के जरिए बीजेपी ने संकेत दे दिया कि बीएमसी में मिली जीत को वो मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और विकास
तीनों के समर्थन के तौर पर पेश कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये बैनर जीत का उत्सव था या उद्धव ठाकरे और उनकी राजनीति पर सीधा वार। ऐसे में दर्शकों आपको ये भी जानकारी दे कि बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना यूबीटी और मनसे ने मराठी भाषा और मुंबई की पहचान को बड़ा मुद्दा बनाया था। आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की योजना मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की है। यहाँ तक कहा गया कि बीजेपी मुंबई के मेयर पद पर मराठी नहीं बल्कि उत्तर भारतीय चेहरे को आगे लाना चाहती है। यही बयानबाजी चुनावी एजेंडा बनी और मराठी बनाम गैर मराठी की बहस ने सियासत को गरमाया। ऐसे में दर्शकों अब चुनाव के बाद उसी बहस का जवाब बीजेपी ने बैनर के जरिए देने की कोशिश की है, यह कहते हुए कि जीत मराठी और मुंबईकर की है और हिंदुत्व विकास की भी। तो वही दर्शकों राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मातोश्री के बाहर ऐसे बैनर लगना महज सहयोग नहीं, ये सियासी संदेशों की नई रणनीति है, जहां पोस्टर और बैनर ही बयान बन जाते हैं। और ये रणनीति सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज अब विदर्भ के अकोला तक सुनाई दे रही है। जानकारी दे कि अकोला महानगर पालिका चुनाव ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। 80 सदस्यीय निगम में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 38 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 41 पार्षद, यानी सत्ता से बीजेपी महज 3 कदम दूर है और वहीं से असली सियासी खेल शुरू होता है। दर्शकों आपको बता दें कि इस खेल में सबसे अहम किरदार है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी। महज 6 पार्षद, लेकिन सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में है। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबकी नजरें ठाकरे गुट पर टिकी है। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ठाकरे गुट को ऑफर दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेलते हुए साफ कहा है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। ऐसे में दर्शकों सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बैठक भी हुई है। इस मीटिंग में एआईएमआईएम और दोनों एनसीपी गुटों के नेता भी मौजूद रहे। संदेश साफ था, बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा। ऐसे में दर्शकों आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के पास 21 पार्षद है और वो चाहती है कि ठाकरे गुट, वंचित, एआईएमआईएम और एनसीपी के साथ मिलकर अकोला में सत्ता बनाई जाए। तो वही दर्शकों अगर सीटों का गणित आपको समझाए तो अकोला महानगर पालिका की तस्वीर कुछ यूँ है। कुल सीटें हैं 21 और बहुमत का जादुई आंकड़ा है 41। बीजेपी को मिली है 38 सीटें, कांग्रेस को 21, शिवसेना यूबीटी 6, शिंदे शिवसेना 1, एनसीपी अजित पवार 1, एनसीपी शरद पवार 3, वंचित बहुजन आघाड़ी 5, एआईएमआईएम 3, आजाद 2। ऐसे में गणित साफ है, अगर ठाकरे गुट इधर गया तो बीजेपी की सरकार और उधर गया तो बीजेपी बाहर। ऐसे में दर्शकों एक तरफ मुंबई में बैनर पॉलिटिक्स के जरिए सियासी संदेशों की जंग, तो दूसरी तरफ अकोला में बंद कमरों के भीतर सत्ता की शतरंज। बीएमसी की जीत ने बीजेपी को आत्मविश्वास जरूर दिया है, लेकिन अकोला ने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी आखिरी चाल बाकी है। सवाल बस इतना है, उद्धव ठाकरे किस तरफ जाएंगे, सत्ता की ओर या विपक्ष की रणनीति की ओर। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।